नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज शेड्यूल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है। ये जो विज्ञापन है ये जारी किया गया है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के विषय में, जिसकी प्रारंभिक तिथि 15 दिसंबर 2021 रखी गई है और इसकी अंतिम तिथि जो है वो रखी गई है 5 जनवरी 2022। इसमें संशोधन का भी मौका आपको दिया जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि आपको दी गई है 12 जनवरी 2022। आइए अब जान लेते हैं आवेदन प्रक्रिया संबंधी जो निर्देश यहाँ दिए गए हैं उनको। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण और लॉगिन। आपको लॉगिन कैसे करना है, इसके दो तरीके यहाँ दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिगत विवरण, यानी कि पर्सनल डिटेल्स आप भर के लॉगिन कर सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। उसमें आपको क्या करना है, आपने जो पीईटी एग्ज़ाम दिया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, लिंग और आपका मूल निवास और श्रेणी संबंधी जो भी आपके पास विवरण है वो सब आप डालकर आवेदन के लिए लॉगिन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है ओटीपी का। ओटीपी का कैसे? अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो कि पीईटी आपने दिया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल पर जो ओटीपी आपका आता है उसके थ्रू आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन की फ़ीस की अगर हम बात करें तो केवल और केवल 25 रुपये ही आपसे लिए जा रहे हैं। इसका रीज़न है कि ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए जो फ़ीस चाहिए उन्हें 25 रुपये मिनिमम चाहिए होते हैं, वही ये आपसे ले रहे हैं। इसके अलावा आपसे कोई भी फ़ीस नहीं ली जा रही है, क्योंकि इन लोगों का मानना है, आयोग का मानना है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। पदों के विवरण में कुछ चीज़ें यहाँ दी हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात है विभाग का नाम। तो विभाग का नाम जो है वो है महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ। इसके बाद पद का नाम है आपका स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला। वेतन बैंड, वेतनमान या ग्रेड पे आपका है 21,700 से 69,100 तक। वेतन मैट्रिक लेवल है आपका 3। 1 जुलाई 2021 को आयु न्यूनतम अधिकतम वर्षों में आपकी 18 से 40 के बीच में आपकी होनी चाहिए। अनारक्षित जो हैं पद, वो टोटल पद है 4,865। अनुसूचित जाति के जो पद हैं वो हैं 1,346। अनुसूचित जनजाति के पद आपके हैं 420। अन्य पिछड़ा वर्ग के जो पद हैं आपके वो हैं 1,660। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो पद हैं आपके, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो पद हैं वो हैं 921। कुल पद आपके टोटल हो जाते हैं 9,212। स्थायी, अस्थायी, स्थायी एवं अस्थायी दोनों पद सम्मिलित इसमें किए गए हैं। इसके अलावा भी अब जो आरक्षित पद हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित पदों की जो संख्या है वो है 184। विकलांग के लिए कोई भी पद नहीं रखा गया है। महिलाओं के लिए ही टोटल पद हैं, सारी वैकेंसी जो है महिलाओं की ही है, तो इसकी बात नहीं करेंगे। इसके बाद बात करेंगे सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक, इनके लिए 460 पद कुल दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता की या कहें क्वालिफिकेशन की। क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है? तो सबसे पहले अनिवार्य अर्हता है, जिसमें आपको ये क्वालिफिकेशन होना कंपलसरी ही है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तब आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो पहला है अभ्यर्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो, यानी कि आपने इंटरमीडिएट किया हो या उसके समकक्ष आपने कुछ किया हो। अब दूसरी अर्हता जो है वो है अभ्यर्थियों ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह, यानी कि 1.5 वर्ष या 2 वर्ष का सहायक नर्सेज कोर्स, मिडवाइफ, एएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रसूत से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो और जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। ये इनकी कंडीशन है आपके फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद अधिमानी अर्हता जो हैं उनको भी देख लेते हैं। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक
सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये अगर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आपको वेटेज मिलेगा। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर ये आपके पास है तो आपको इसका वेटेज मिलेगा। अब बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो जो भी अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जो जातियाँ हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश सरकार में संविदा के आधार पर सहायक नर्स या मिडवाइफ के रूप में अगर कोई कार्यरत है तो उनके जो भी उनका कार्य होगा, जितनी उनके कार्य की एज होगी उसके अकॉर्डिंग उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि जितनी साल उन्होंने कार्य किया है उसके आधार पर उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में जो बदलाव इस विज्ञापन में किए गए हैं उन्हें जान लेते हैं। इससे पहले ये भर्ती साक्षात्कार के माध्यम से या सीधी भर्ती के माध्यम से कराई जाती थी, जिसको समाप्त कर शासनादेश दिनांक 20/11/2020 के अनुसार लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। तो वेटेज आपको कैसे दिया जाएगा, कितने आपको नंबर मिलेंगे वेटेज में, तो ये सब चीज़ें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत व्यक्ति को अधिकतम 15 अंक के अध्याधीन निम्नलिखित रीति में अधिमानी अंक प्रदान किए जाएंगे। ये अंक कैसे दिए जाएंगे? संविदा के आधार पर पूर्ण की गई सेवा के प्रथम वर्ष के लिए 3 अंक, संविदा के आधार पर की गई सेवा के अगले और सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक। यानी कि आपने अगर 1 साल सेवा की है तो उसके लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे और जितनी साल आपने सेवा की है उसके अकॉर्डिंग 3-3 अंक आपके जोड़कर आपको दिए जाएंगे। अधिकतम जो अंक होंगे वो 15 अंक आपको दिए जाएंगे। यानी कि कुल 5 साल तक आपका वेटेज मान्य होगा। जितने भी अंक आप प्राप्त करेंगे उन आपके अधिमानी अंकों को जहां पर लागू हो आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जाएगा। यानी कि जो भी वेटेज आपको मिलेगा उसे रिटन एग्जाम में आपका ऐड करके आपकी मेरिट बन जाएगी। अब बात करते हैं परीक्षा योजना या एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है उसकी। इसके अलावा हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं एग्ज़ाम टाइम में। मोस्टली क्वेश्चन आते हैं कि मैम नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है तो कितने की है, क्या इसका प्रोसेस है, कितने की नेगेटिव मार्किंग है, कितने मार्क्स कितने करने पर कट जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका कैसा है, एग्ज़ाम कितने क्वेश्चंस होंगे, कितना टाइम होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी, वो सब पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम है वो केवल एक ही पाली में होगा और कुल प्रश्न जो आपके होंगे वो होंगे 100। समय आपको दिया जाएगा 2 घंटा या 120 मिनट भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय प्रश्न ही आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका होने वाला है। और हाँ, अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें है 101% आपकी नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि यहाँ साफ लिखा गया है लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग दिए जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अर्थात 25% अंक होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी है और नेगेटिव मार्किंग आपकी है 1/4 की। यानी कि एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा कितने करने पर? 4 क्वेश्चन करने पर। 4 गलत क्वेश्चन करने पर एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा। परीक्षा योजना। परीक्षा योजना में विषयगत ज्ञान आपका जो दिया गया है, पाठ्यक्रम आपका पूरा सिलेबस नीचे आपका दिया गया है। अगर आपको नीड होगी तो एक और वीडियो में आपका इस सिलेबस में करा दूंगी कंप्लीटली। आपका बता दिया जाएगा कि क्या क्या आपके सिलेबस में आने वाला है अगर नीड होगी तो। अब बात करते हैं प्रश्नों की जो संख्या हमने अभी यहाँ देखी थी, 100 आपकी प्रश्नों की संख्या है।
कुल अंक हैं आपके 100 और समय है आपका 2 घंटा यानी कि 120 मिनट, जिसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन करने पर 1 क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ये होता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग। अब बात करते हैं आयोग ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर यहाँ क्या कहा है। आयोग का कहना है कि पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी कि अधिक अभ्यर्थी शॉर्टलिस्टेड हुए तो एक ही पाली में परीक्षा किए जाना संभव नहीं होगा, तो आयोग को एक से अधिक पालियों में या शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना पड़ेगा, जिसके बाद ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को आयोग फॉलो करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।